तुम्हारे पिताजी ने तो ना दहेज का पूरा पैसा दिया और ना ही अच्छे सामान दिए। बेटे की सोने की चेन में भी मानो मिलावटी ही की हो। देखने में ही सस्ता सोना लग रहा है, एक भी सामान ढंग का नहीं है और दहेज के पैसे भी पूरे नहीं दिए। इन सब का भुगतान तो तुमको ही करना होगा। ये कहते हुए माँ जी ने मेरे जितने भी गहने थे सब ले जाकर अपनी तिजोरी में रख देती है। शादी के दूसरे ही दिन रसोई की रस्म निभाने के लिए मुझे किचन में बुलाती है और घर के लोगों के लिए खीर बनाने के लिए बोलती है। ससुराल में पहला ही दिन था, इसलिए मैं थोड़ी घबराई हुई थी। मैं अपनी सासू माँ को कुछ बोल भी नहीं सकती थी कि वे मेरी मदद करने के लिए किसी को बोले, क्योंकि उन्होंने पहले ही सबको बोल दिया था कि बहू की मदद किसी को नहीं करनी। मैं तो अकेले ही पूरे घर वालों के लिए खाना बनाने लगी। जब मेरे ससुराल वालों ने खाना खाया तो मेरे ससुर जी ने मुझे नेक में कुछ पैसे दिए, जिसे मेरी सास ने मुझसे छीन लिया। मेरे हाथ के बनाए खाने सबको काफी पसंद आए, पर मेरी सासू माँ थोड़ा सा खाती है, खाना अच्छा नहीं बना है ये कहकर खाना नहीं खाती। मैं एक कोने में खड़ी खुद का अपमान होते देख रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद शादी में जो मेरे मायके वालों से गलती हुई, शायद मेरी सासू माँ उससे ही नाराज है। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सासू माँ का गुस्सा कम होने के जगह और बढ़ते जा रहा था। पर मैं चुपचाप उनके तानों को सुनती। मुझे हमेशा यही लगता कि आखिर इसमें मेरी गलती ही क्या है, जिसकी सजा मेरी सास मुझे ही दे रही है। ना मेरी सास मुझे मायके जाने देती और ना ही मायके वालों को मुझसे मिलने आने देती। दरअसल ये कहानी है ममता की। ममता की शादी में उसके पिताजी ने दहेज के पूरे पैसे नहीं दिए थे और जो सामान उसके शादी में तय हुआ था उसमें से भी वे कुछ सामान बाद में देने की बात कही गई, क्योंकि ममता के पिताजी के पास इतने पैसे नहीं जुट पाए थे, जिस कारण उसकी सास ममता के ससुराल जाते ही उसे तानों से भर देती है। ममता भी चुपचाप अपनी सासू माँ के ताने सुनती। ममता यही सोचती कि कभी तो उसकी सास उससे प्यार से बात करे, पर उसकी सास उससे बात क्या, उसके हाथ का बनाया खाना भी नहीं खाती। फिर भी ममता अपनी सास की सेवा में पूरे दिन लगी रहती। शादी के 6 महीने बाद भी उसकी सास का रवैया वैसा ही था, पर बहू को इतना खरी खोटी सुनाने के बाद भी वह पलट के कभी जवाब तक नहीं देती। इसलिए अब उसकी सास का भी धीरे धीरे अपनी बहू के व्यवहार से उसके प्रति जो गुस्सा था वह शांत होते जा रहा था। बहू भी अपनी सास का दिल जीतते जा रही थी। बहू इस बात से काफी खुश थी। बस उसे दुख इस बात का था कि वे शादी के बाद एक भी बार अपने मायके नहीं गई और ना ही मायके वालों से मिली है। बहू अपने मायके जाने की बात अब अपने ससुराल में कभी किसी से नहीं करती। शादी के 1 साल बाद बहू की छोटी बहन की शादी होने वाली थी। बहू के पिताजी अपनी बेटी को लेने आए, पर उसकी सासू माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि जब तक आप दहेज के पूरे पैसे नहीं दोगे तब तक मेरी बहू अपने मायके नहीं जाएगी। सास के द्वारा अपने पिता का अपमान बहू को सहन नहीं हुआ और वे अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी उसका पति वहां आता है और अपनी पत्नी को रोता देख वे उससे रोने की वजह पूछता है, तो उसकी पत्नी भी सास के द्वारा पिताजी के अपमान की बात बताती है। अपनी माँ के इस रवैये से बेटे को भी काफी दुख पहुंचता है। ममता का पति
अपने ससुराल जाता है और उसके पिताजी से अपनी मां के रवैये के लिए माफी मांगता है और ममता के पिताजी को 2 लाख रुपए देता है ताकि वे उसकी मां को दे दे। पर ममता के पिता से जमाई से पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। पर जमाई ने बड़े प्यार से समझाते हुए बोला, पिताजी आप भी तो मेरे पिता हो और ये भी तो घर मेरा ही है। अगर आपको मुझसे पैसे लेने में अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आपके पास जब भी पैसे हो जाएं मुझे लौटा दीजिएगा। अभी आप अपने छोटी बेटी की शादी की तैयारी अच्छे से कीजिए। ममता के पिता अपने जमाई के व्यवहार से काफी खुश होते हैं और पैसे बेटी के सास को जाकर दे देते हैं। दहेज के पैसे मिलने के बाद सास भी खुश होकर अपनी बहू को मायके बहन की शादी में जाने की इजाजत दे देती है। जमाई के व्यवहार से उसके ससुराल में उसकी और भी इज्जत बढ़ जाती है और दहेज के पैसे मिलने पर उसकी माँ भी काफी खुश होती है और उसकी पत्नी भी मायके वालों से मिलकर खुश होती है। अब उसके ससुराल और मायके दोनों जगह के रिश्ते काफी अच्छे हो गए और सास भी बहू के साथ प्यार से रहने लगी। दामाद की समझदारी से माँ पत्नी और ससुराल वालों के रिश्ते काफी अच्छे हो गए। ममता के पिता ने धीरे धीरे करके अपने जमाई को 2 लाख रुपए लौटा दिए।